वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ठीक है, इस टेस्ट में ये टेस्ट नंबर होगा 173 और इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो होंगे भारत की पार्लियामेंट के जो दो पिलर हैं, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, 50 प्रश्न स्टेटमेंट वाले भी होंगे, ABCD वाले भी होंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी वाले होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए और किसी भी स्टेट की पीसीएस के लिए, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपी का लोअर पीसीएस हो गया। चलिए, पहला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय लोकसभाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, करेक्ट है। और 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये भी ठीक है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ये अखिल भारतीय सेवाओं वाला जो आर्टिकल है 312 याद रखिएगा, इसमें राज्यसभा का एकाधिकार है इस पर, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेष अधिकार है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो एक छोटा सा अमाउंट पे करके आपको मिलेगी, PDF फॉर्मेट में पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, प्रिंट आउट करा के आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा स्पीकर के संबंध में इन तीन में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। वह सदन के भंग होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नई निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। उसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है। सी वाला गलत है क्योंकि वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, यानी डेप्यूटी स्पीकर को। संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग के संदर्भ में तीन कथन है यहाँ पर। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुला सकता है, यानी जॉइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का जो कोरम है यानी गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ये तीन में से दो सही है, एक गलत है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध, देखिए धन विधेयक के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, राष्ट्रपति ही बुलाता है। लेकिन साधारण विधेयक के मामले में बुलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में नहीं बुलाते और धन विधेयक के बारे में नहीं बुलाते। बैठक आ जाती है तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, वो गणपूर्ति 1/10 है। तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल पहला और तीसरा सी है इसका आंसर। क्या गलती हो गई भाई? ओ सॉरी, इनकरेक्ट तो पहला है ना, पहला अपने को गलत करना है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट करना है, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट करना है। गलती पहले में, बी है इसका आंसर। देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक 2 पर गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और बैठक आ जाएगी तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे। चौथा प्रश्न है, अच्छा क्या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर ये दोनों नहीं होंगे तो राज्यसभा का सभापति कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य तो होता नहीं है, तो जब सदस्य नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा वो। अब है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में कोई एक गलत होगा इन चार में से।
चलिए, पहला है राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार किया जाता है और संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूटीज के प्रतिनिधि इस कार्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ये वाला सही है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की चौथी अनुसूची में ही है और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज के प्रतिनिधि इस कार्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ये बी वाला जो है वो गलत है, ठीक है। राज्यसभा के प्रतिनिधि राज्य विधानसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मनोनीत नहीं होते, केवल निर्वाचित। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, मनोनीत सदस्यों द्वारा नहीं। अब आ जाइए, पांचवा प्रश्न है धन विधेयक के बारे में। मनी बिल के पारित होने की प्रक्रिया के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक पास नहीं करती तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है। धन विधेयक के मामले में एकाधिकार लोकसभा के ही पास है, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्यसभा के पास है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। वो आर्टिकल है 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। राज्यसभा इसमें केवल सिफारिशें दे सकती है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी। संसद के सत्र के अवसान और स्थगन, ठीक है। सत्रावसान और स्थगन के बारे में कोई एक गलत होगा यहाँ पर। देखिए, स्थगन केवल बैठक को समाप्त करना है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावसान के कारण सदन के समक्ष लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। स्थगन सदन में कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए स्थगन सदन के काम को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए रोक सकता है। यह एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्थगन कौन कर रहा है और सत्रावसान कौन कर रहा है। तो स्थगन जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा में सभापति, ठीक है, ठीक है। और जो सत्रावसान है वो करेंगे राष्ट्रपति, ये भी ठीक है। स्थगन केवल बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति। स्थगन सदन के काम को कुछ घंटों, दिनों, हफ्तों के लिए रोक सकता है, ठीक है। सत्रावसान के कारण सदन के समक्ष लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, गलत है सी। देखिए, सी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सत्रावसान से सदन के समक्ष लंबित विधेयक या अन्य कार्य समाप्त नहीं होते। केवल सदन के भंग, डिसोल्यूशन होने पर ही कुछ विधेयक समाप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा को प्राप्त हैं? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, अनुदान मांगों पर मतदान करना। नई अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास एक अधिकार है, ये लोकसभा के लिए पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, राज्यसभा के पास एक अधिकार है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, लोकसभा में। अनुदान मांगों पर मतदान, लोकसभा में। तो 1 और 4 ए है इसका आंसर, ठीक है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना का जो काम है केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है, अनुच्छेद 67 में इसका उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा का विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 312। अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, अनुदान मांगों की मतदान की बात करें तो लोकसभा के अधिकार क्षेत्र हैं ये। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता, ठीक है। यानी वो उपराष्ट्रपति होता है, तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन क्यों ही करेगा। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट।
तीसरा क्या है, उसे केवल तब हटाया जा सकता है जब उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। देखिए, राज्यसभा के सभापति को अगर हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो संकल्प केवल राज्यसभा ही पारित करेगी। लोकसभा जो है वो साधारण बहुमत से निर्णय देगी। तो इसी से काम चल जाएगा, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो सदन का सदस्य नहीं होता उसे राज्यसभा के प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा की साधारण सहमति से हटाया जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी किसकी, राज्यसभा की, लेकिन लोकसभा भी उसमें जो है साधारण सहमति देगी। संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में दल बदल एंटी डिफेक्शन के आधार का निर्णय कौन लेता है? ये संबंधित राज्य का अध्यक्ष लेगा, ठीक है, या सभापति लेगा। सभापति, राज्यसभा में बात होगी तो सभापति, और लोकसभा में होगी तो लोकसभा का स्पीकर। अच्छा, इसके इतर कोई काम है तो वहाँ उत्तर निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह लगेगी। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा में बात है, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है। अन्य अयोग्यताओं के लिए अनुच्छेद 102 का अन्य अयोग्यताओं का निर्णय जो कि है अनुच्छेद 102 के तहत, तो वो राष्ट्रपति लेता है, ठीक है, चुनाव आयोग की सलाह पर। और दल बदल के संबंध में पीठासीन अधिकारी लेगा। लोकसभा में है तो स्पीकर और राज्यसभा में है तो सभापति। सभापति कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। गणपूर्ति या कोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 गलत है, कोई एक ही सही है। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं। कोरम में सदन का पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति भी शामिल होता है। कोरम का अभाव होने पर सदन को स्थगित करना राष्ट्रपति का दायित्व है। कोरम का अभाव होने पर सदन को स्थगन, देखिए स्थगन याद आ रहा होगा, सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, स्थगन पीठासीन अधिकारी करेगा, अध्यक्ष या सभापति। तो ये गलत बात है, यहाँ 1/10 होगा, ये गलत बात है। सभी सदस्य भाग लेते हैं गणपूर्ति में, तो ये भी गलत बात है। तो सी वाले ही सत्य है केवल। कोरम में सदन का पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति भी शामिल होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 103 के अनुसार सदन का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, जिसमें पीठासीन अधिकारी शामिल होता है। कोरम ना होने पर सदन को स्थगित या स्थगन करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है, यानी सभापति या उपसभापति का, अध्यक्ष या उपसभापति का, अध्यक्ष या सभापति का, ना कि राष्ट्रपति का। चलिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया है? उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो अमेरिका के सीनेट के विपरीत भारत की राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अमेरिका के सीनेट में जहां सभी राज्यों को 2 सीटें मिलती हैं। तारांकित प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी जो स्टारेड प्रश्न होते हैं? तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इनके बाद पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न भी होता रहता है एग्जाम्स में, तारांकित अतारांकित में। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं यानी स्टारेड प्रश्न, वो मौखिक रूप से उनके उत्तर दिए जाते हैं, और इनके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। और इसके अतिरिक्त जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाएगा, और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये याद रखना। और ये एक ऐसा प्रश्न है, हर बार रखते हैं, इस बार भी यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें था प्रश्न। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्नों यानी स्टारेड क्वेश्चन का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है, जिससे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित होता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। चलिए, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की समय अवधि क्या है?
प्रश्नकाल के ठीक पहले का घंटा नहीं है, दोपहर से 2-3 बजे का समय नहीं है, सदन की कार्यवाही का अंतिम एक घंटा नहीं है। यह है प्रश्नकाल के ठीक बाद का, जब तक सदन का नियमित कार्य शुरू ना हो। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का घंटा है बी। शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय नवाचार है जो 1962 में अस्तित्व में है, 1962 से अस्तित्व में है। ठीक है, दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। और प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का ये समयंतराल है, यानी प्रश्नकाल के बाद। यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष द्वारा घोषित सभापति की तालिका का कोई सदस्य करेगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति क्यों ही करेगा लोकसभा की? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, कोई सदस्य नहीं, सदन का वरिष्ठतम सदस्य नहीं। चलिए, तो लोकसभा के नियमों के तहत अध्यक्ष 10 सदस्यों तक की एक तालिका मनोनीत करता है, उनकी अनुपस्थिति में इन्हीं में से कोई एक सदन चलाता है। ठीक है, देखा भी होगा आपने संसद टीवी पर, हर समय ओम बिरला तो बैठे नहीं होते, कोई और व्यक्ति भी दिखता है वहाँ। ठीक है, तो वही होता है वो। 15 प्रश्न अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कौन सा सही है? केवल एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक हैं। राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं क्योंकि यह केवल सिफारिश कर सकती है। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। केवल लोकसभा ही संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में तो दोनों की शक्तियां बराबर हैं। ठीक है, राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं क्योंकि ये केवल सिफारिश कर सकती है। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। लेकिन बैठक तो होती है, साधारण विधेयक पर तो होती है ना बैठक। अब या तो ए सही है या बी सही है। ठीक है, लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक हैं, राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं क्योंकि यह केवल सिफारिश कर सकती है। क्या पूछना है? 368 के तहत संविधान देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की बात हो रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के संबंध में सही कथन बताना है। ठीक है, लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से अधिक हैं, ये बात गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए तो दोनों की शक्तियां समान है ना। ठीक है, सॉरी, इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने, तो ये गलत हो गया। ठीक है, केवल लोकसभा ही संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है, ये भी गलत हो गया। राज्यसभा के पास कम शक्तियां हैं क्योंकि ये केवल सिफारिश कर सकती है, ये भी गलत हो गया। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, जो कि होती ही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक में कहाँ जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? तो यही बात सत्य है। ठीक है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सीधे ओवरऑल शक्तियों को देखने लगा लोकसभा और राज्यसभा की। सी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। वो यहाँ संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वही ठीक है। चलिए, लोकसभा के भंग होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लैप्स नहीं होता? यदि लोकसभा भंग हो गई तो जो विधेयक समाप्त हो जाएंगे वो है, जो लोकसभा में लंबित है वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। वह विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित हो चुका है, राज्यसभा में लंबित है, वो भी खत्म हो जाएगा। वह विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित हो और लोकसभा में लंबित हो, यानी लोकसभा में लंबित है, वो भी खत्म हो जाएगा। वह विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना किया गया हो, ठीक है, तो लोकसभा ने तो उसको छुआ ही नहीं है, तो ये बचा रहेगा। सी है इसका आंसर। ठीक है, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं लंबित है, लोकसभा ने अभी उसे छुआ तक नहीं है,
तो लोकसभा के भंग होने पर वह समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, कल के टेस्ट में भी था ये। देखिए, नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति सदन के एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद का सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, यदि वह लाभ का कोई पद धारण करता है, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे सही हो गए हैं। डी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 101 और 102 सदस्यता की समाप्ति और अयोग्यता का आधार प्रदान करते हैं। 60 दिनों की निरंतर अनुपस्थिति भी सदस्यता समाप्ति का एक कारण है, बाकी तो हैं ही। चलिए, राज्यसभा के संदर्भ में प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्या अर्थ है? राज्यसभा के संदर्भ में प्रभावी बहुमत क्या है? तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। ठीक है, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत यानी कुल सीटें माइनस रिक्तियां। तो प्रभावी बहुमत का अर्थ है कि सदन की उस समय की वास्तविक सदस्य संख्या यानी कुल क्षमता में से रिक्त सीटों को घटाकर जो बहुमत आए वो। इसका उपयोग राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए किया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और इसके लिए लोकसभा भी साधारण सहमति देगी अपनी, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाना है, सभापति को हटाना है। संसद में निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में विचार करेंगे। निंदा प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं। निंदा प्रस्ताव केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें। देखिए, निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताना आवश्यक है, ये ठीक बात है। किसी की निंदा कर रहे हो, किसी मंत्री की, मंत्रियों के समूह की, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की, तो उसका कारण बताना होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये ठीक बात है। निंदा प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के लिए नहीं। लेकिन जो निंदा प्रस्ताव है, निंदा तो किसी एक मंत्री भी कर सकते हैं, मंत्रियों की भी कर सकते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की भी कर सकते हैं, तो ये गलत है, दूसरा गलत है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये बात ठीक है। लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित करने पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी या नहीं देगी, क्योंकि निंदा होती है उससे, केवल गलती दूसरे में है। तो निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री, कुछ मंत्रियों या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट नीतियों के लिए लाया जा सकता है, तो इसके लिए कारण बताना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। 21वां प्रश्न है, संसद सदस्य के विशेषाधिकारों यानी प्रिविलेजेस के तहत उसे सिविल मामलों में सदन के सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से कितने दिन पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? 40 दिन। अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को सिविल मामलों में सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। यह छूट आपराधिक मामलों में लागू नहीं होती, केवल सिविल मामलों में लागू होती है। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, आप प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, 22वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो 12 सदस्यों का जो क्षेत्र है, उनमें से कौन सा एक गलत है? भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य में पारंगत हो, विज्ञान में हो, कला में हो, ठीक है, सामाजिक सेवा में हो। ये सहकारी आंदोलन नहीं है।
ये सहकारी आंदोलन वाला फंडा स्टेट में चलता है और राज्य के राज्यपाल करते हैं वहाँ, राज्य की विधान सभा में, सॉरी विधान परिषद में, ठीक है, राज्यसभा में होते हैं ना ये। देखिए अनुच्छेद 80(3) के अनुसार मनोनीत सदस्य साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं, राष्ट्रपति इनको करते हैं। सहकारी आंदोलन यानी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसके आधार पर राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में मनोनयन के लिए, ठीक है, करते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं। सहकारी आंदोलन चलेगा स्टेट में। और समाज सेवा, सामाजिक सेवा केंद्र। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन है? यही है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा की नियम समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में सभापति इसका अध्यक्ष होता है। अनुदान मांगों के संदर्भ में गिलोटिन का अर्थ क्या है? गिलोटिन, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। गिलोटिन यानी नियत समय समाप्त होने पर बिना चर्चा के सभी लंबित मांगों को दान के लिए रखना, यह है गिलोटिन। देखिए बजट सत्र के दौरान चर्चा के लिए समय की कमी होने पर अंतिम दिन से सभी मांगों को बिना बहस के ही वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, जिसे गिलोटिन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हल्का सा कन्फ्यूज़न भी होता है इसमें। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 लगाने के संकल्प को सदन के दोनों सदनों द्वारा किस बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? देखिए 3 इमरजेंसी हैं, एक तो 352 है, इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 इसमें है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है 360, ठीक है। जो अभी तक भारत में नहीं लगी है इसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। और ये जो है 356 राष्ट्रपति शासन, इसके लिए चाहिए साधारण बहुमत। और ये जो 360 है वित्तीय आपातकाल, इसके लिए भी चाहिए साधारण बहुमत, याद रखना। तो आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के लिए विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के संकल्प को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना पर्याप्त है। देखिए इसका तो चलो चलता है कि विशेष बहुमत, लेकिन इसके लिए भी तो कर देते विशेष बहुमत। राष्ट्रपति शासन तो आए दिन लगते ही रहते हैं किसी न किसी स्टेट में। अभी तक 3 बार ये लगी है नेशनल इमरजेंसी भारत में, ये एक बार भी नहीं लगा, शून्य, और ये तो लगते ही रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना वित्तीय आपातकाल साधारण बहुमत है, राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत है, और आपातकाल विशेष बहुमत। चलिए, सदन में विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? शुरुआत तो इसकी 1969 से ही हो गई थी, लेकिन जो एक्ट बना 1977 में बना, तो सी है इसका आंसर। देखिए हालांकि विपक्ष के नेता का पद जो है वो 1969 में अस्तित्व में था, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता और वेतन भत्ते आदि 1977 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया है? 84वां संविधान संशोधन। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए अपरिवर्तित कर दिया है, इस साल तक के लिए। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है। इसको पद से हटाने के लिए मतदान में केवल कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संसद के दोनों सदनों के, अच्छा उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसमें राज्यसभा के समस्त सदस्य,
केवल राज्यसभा के समस्त सदस्य, ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के समस्त सदस्य। और राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा पारित संकल्प से हटाया जाता है, जिस पर लोकसभा की सहमति यानी साधारण बहुमत अनिवार्य है। हटाने के प्रस्ताव की शुरुआत केवल और केवल राज्यसभा में होती है। चलिए, प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 30 सदस्य इसमें होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के, और मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से विपक्षी दल का होता है। अनिवार्य रूप से विपक्षी दल का अध्यक्ष वो लोक लेखा समिति का होता है, इसका नहीं होता। इसमें सत्ताधारी दल का ही होगा। पहला दूसरा सही है, विपक्षी का नहीं। तो प्राक्कलन समिति, शायद एस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे बड़ी समिति है ये। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है। जो लोक लेखा समिति होती है ना, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका अध्यक्ष होता है विपक्षी दल से। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। संसद का कोई सदस्य एक ही समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है कि वह किस सदन में रहना चाहता है। सत्य कथन, बिल्कुल ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दोहरी सदस्यता पर रोक है। सूचना न देने पर उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है। चलिए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देती है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? सीएजी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देती है लोकसभा अध्यक्ष को, जो इसे संसद के पटल पर रखवाता है, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के चुनाव में ओपन बैलेट प्रणाली कब शुरू की गई थी? राज्यसभा के चुनाव में ओपन बैलेट प्रणाली है 2003 की। देखिए, दल बदल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर राज्यसभा के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान प्रणाली अपनाई गई। 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? संसद को अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं 248 में। सीधा सीधा पूछा जाता है प्रश्न। 248। तो अनुच्छेद 248 के तहत उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है संसद को जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए सीटों का जो आरक्षण है किस अनुच्छेद के तहत है? 330 के तहत। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं के लिए है। ठीक है, लोकसभा के लिए 330 और 332 राज्यों की विधानसभाओं के लिए। यदि कोई सदस्य सदन में विशेषाधिकार हनन करता है तो अध्यक्ष इसे किस समिति को भेज सकता है? विशेषाधिकार समिति को भेजेगा। विशेषाधिकार हनन करेगा तो विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेजेस कमेटी सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। लोकसभा की इस समिति में कितने? 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री जो कला के क्षेत्र में नरगिस दत्त हुई थी, कब हुई थी? 1980 में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में क्या सत्य है? यह एक भारतीय नवाचार है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
जीरो आवर की तरह एक भारतीय नवाचार है, 1954 में अस्तित्व में है ये, 1954 में अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के आवश्यक मुद्दों पर दिलाना है। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट है, इसका आंसर। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है शून्यकाल यानी जीरो आवर की तरह ही भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। 38वां प्रश्न, संसद द्वारा पारित वह विधेयक जिस पर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, ऐसे विधेयक का भविष्य क्या होता है? ऐसे विधेयक का भविष्य है जैसे ब्लैक होल में कोई चीज़ चली जाए। ब्लैक होल में कोई चीज़ चली जाए तो उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है, तो वह अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाता है। सी है इसका आंसर। उसे 6 महीने बाद स्वतः पारित माना जाता है, गलत। उसे लोकसभा को पुनर्विचार के लिए भेजा जाना अनिवार्य है, गलत। वह निरस्त हो जाता है, गलत। वह अनिश्चित काल के लिए लंबित हो जाता है। देखिए, पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति देते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं, ना ही लौटाते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। 39वें नंबर का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, कास्टिंग वोट कल के टेस्ट में था ही। ठीक है, कब करेगा वो? जब किसी विषय पर मतदान में बराबरी होगी, टाई होगा। ठीक है, और जब उसके विरुद्ध, अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होगा उसे हटाने का, तब कास्टिंग वोट प्रयोग कर सकता है वो? नहीं कर सकता तब, क्योंकि ऐसा करेगा तो वो अपने हक में ही निर्णय दे देगा ना, इसलिए उसका पहले ही वोट ले लेते हैं, प्रथम दृष्टया वोट ले लेते हैं उसका। अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं देता, लेकिन मतों के बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। ये साधारण परिस्थितियों में है। ठीक है, साधारण परिस्थितियों में उसको हटाया जाएगा, तब वो प्रथम दृष्टया ही उसका वोट ले लेंगे, निर्णायक मत नहीं लेंगे उससे। 40वां प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता दल बदल को छोड़कर पूछ रहा है, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? दल बदल के मामले में तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में सभापति करेगा, लेकिन यहाँ दल बदल को छोड़कर तो है राष्ट्रपति। ठीक है, तब है निर्वाचन आयोग, तब है राष्ट्रपति, इस निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक था पहले ही। तो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। ठीक है, और उसी की सलाह पर काम करेगा, अंतिम निर्णय लेगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा तक। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक उसके 2 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, इसका विघटन तो हो नहीं सकता, तो सी है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और इसके 1 तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1 तिहाई सदस्य हर 2 साल में। भारतीय संसद की संप्रभुता किस कारण से सीमित है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के अस्तित्व के कारण। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद जो है पूर्ण संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच उच्चतम न्यायालय कर सकता है, और आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन कर रहे होंगे तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर देगा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता अनुपस्थिति के क्रम में कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुपस्थिति के क्रम में कौन करता है? तो सबसे पहले तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, फिर उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है,
फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ये तो कर ही नहीं सकता। 1 2 3 हो गया, बी हो गया। ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है वो भी कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी एक्सप्लेनेशन याद रखना इसको। अल्पकालिक चर्चा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अल्पकालिक चर्चा को जाना जाता है 2 घंटा चर्चा के नाम से। देखिए, अल्पकालिक चर्चा को 2 घंटा चर्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए आवंटित समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यह लोक महत्व के तत्कालीन मामलों पर होती है। कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन के प्रकारों के संदर्भ में विचार करेंगे। 2-3 कथन है यहाँ पर। देखिए, नीति कटौती यानी पॉलिसी कट, इसमें मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाती है। और मितव्ययता कटौती यानी इकोनॉमिक कट, इसमें मांग की राशि में एक विशिष्ट सीमा तक कमी की जाती है। सांकेतिक कटौती यानी टोकन कट, इसमें मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है। सही सुमेलन, कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पर? तीनों के तीनों ये सही सुमेलित हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। ये तीनों बजट प्रक्रिया के दौरान विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों के मानक रूप हैं। एक बार और देख लीजिए। ठीक है। नीति कटौती पॉलिसी कट, इसमें मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाती है। मितव्ययता कटौती यानी इकोनॉमिक कट, इसमें मांग की राशि में एक विशिष्ट सीमा तक कमी की जाती है। और सांकेतिक कटौती टोकन कट, इसमें मांग की राशि 100 रुपये की, इसमें मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाती है। 46वें नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में किस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में किस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है? देखिए, इसमें दिल्ली का भी है, पुडुचेरी का भी है, जम्मू कश्मीर का भी है, उपरोक्त सभी। तो केवल उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है जिनकी अपनी विधानसभा है। जैसे कि दिल्ली की तो है, वर्तमान में दिल्ली की है, पुडुचेरी की है और जम्मू कश्मीर। 3, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, 6 महीने का। ठीक है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य है। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी या CM स्टाफिन या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे श्याम नंदन मिश्रा। ठीक है। राज्यसभा में 1969 में आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता श्याम नंदन मिश्रा थे। 49वें नंबर का प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकारों यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित हैं? ये हैं अनुच्छेद 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसमें तो धन विधेयक है। देखिए, अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत। गलत गलत गलत, सी है इसका आंसर। तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटेगा लोकसभा का स्पीकर। अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, बशर्ते ऐसा करने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट ये लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, इससे बाहर नहीं जाने वाला अगर कोई प्रश्न बनेगा तो।
ठीक है, 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी PDF सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।